अभी पिछले कुछ दिनों में ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली थी। मतलब स्टॉक 2-3 दिन के अंदर ही 20-22% भागता हुआ देखने के लिए मिला था। तो आज हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक पिछले कुछ दिनों क्यों भागा था, इसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करेंगे, साथ में देखेंगे इसकी ऑर्डर बुक और इसके बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ को भी जानने की कोशिश करेंगे और लास्ट में देखेंगे हम इस सेगमेंट में क्या रिस्क हो सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और दोस्तों, हमारी यहाँ पर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा भागा क्यों था। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है चाइना इन द सेंस कि पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी मार्केट के अंदर, मीन्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। क्योंकि देखो, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है और उसका इम्पैक्ट सभी कंट्रीज़ के ऊपर है। लेकिन एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बोली जा रही है कि चाइना के ऊपर इतना इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन चाइना के ऊपर जो इम्पैक्ट नहीं हुआ है उसका मेन रीज़न ये है कि जो डिपेंडेंसी हमारी ऑयल के ऊपर है वो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दी है। मतलब अगर आप उनकी डिपेंडेंसी ईवी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उनकी सिटी बसेज है ना, वो 100% ईवी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो टारगेट है वो 80% के आसपास का है और न्यू कार सेल्स वो ऑलमोस्ट 50% की है। तो ग्लोबल ईवी शेयर में है ना, चाइना डोमिनेट कर रही है। तो ये बात थी और यही रीज़न था जिसकी वजह से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर मतलब इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, उसका शेयर भागता हुआ देखने के लिए मिला। तो वो कैसे हुआ? देखो, सिंपल सी बात है, हम मोस्टली कंपेयर करते हैं अपने आप को चाइना से कि भाई चाइना उस जगह पर खड़ा है, हमें भी एक दिन उस जगह पर पहुंचना है। तो अगर देखा जाए तो जो ऑयल की प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है या पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उसमें चाइना इतना ज़्यादा फेस क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अपनी जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की डिपेंडेंसी है ना, वो 50% उन्होंने कट कर दी है और वो उसको लेकर गए हैं ईवी के ऊपर। तो हम केवल यहाँ पे फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, फोर व्हीलर इन द सेंस कि मतलब बसेज, ट्रक, ये सारी चीज़ों की बातें कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में जो मोस्ट डोमिनेट प्लेयर है ईवी के सेगमेंट में अगर देखा जाए तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक छोटी कंपनी है जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जब चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ की सिटी बसेज अगर 100% ईवी के सेगमेंट पर काम कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 80% काम कर रहा है, तो हमारे इंडिया में तो अभी भाई ये धीरे धीरे स्टार्ट ही हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि कितनी ग्रोथ हो सकती है और यही चीज़ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जिसका इम्पैक्ट हमको ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर के ऊपर देखने के लिए मिला था। तो अभी आप थोड़े डॉट्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का स्टॉक पिछले कुछ दिनों के अंदर क्यों भागा था। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी सन 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मोर देन 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कंपनी को इन द मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियलाइज ई बसेस का। तो अगर इनके बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो ये कंपनी मेनली 2 सेगमेंट में बिजनेस करती है। पहला तो ई व्हीकल में, दूसरा इंसुलेटर डिवीजन में। तो ई व्हीकल से इनका 91% का बिजनेस आता है। ये मैं FY25 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि FY25 में 82% का ही बिजनेस था। और दूसरा जो इंसुलेटर डिवीजन का इनका बिजनेस है, वहां से इनको ओनली 9% का बिजनेस आता है। तो अगर ई व्हीकल डिवीजन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्योर ई व्हीकल मींस इलेक्ट्रिकल बसेस मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो कि ऑफर करती है अलग अलग मॉडल्स, जैसे कि 7 मीटर बसेस, 9 मीटर, 12 मीटर, इंक्लूडिंग इंटरसिटी कोच वेरिएंट्स। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है। उसके साथ में कंपनी एक कोर सेगमेंट में है, मतलब सेगमेंट इससे रिलेटेड है लेकिन मुझको पर्सनली बहुत सही लगता है और फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी बड़ी लगती है, वो है इलेक्ट्रिकल ट्रक्स एंड टिपर्स का। भाई ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है ना, अभी तो इंडिया के अंदर इतना ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में आने वाले 5-10 साल के अंदर ये सेक्टर जो इलेक्ट्रिकल ट्रक एंड टिपर्स का जो सेगमेंट है ना, ये लीड कर सकता है मार्केट के अंदर। और उसके साथ में कंपनी की अचीवमेंट अगर आप देखेंगे तो ये FY25 9 मंथ के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, कंपनी डिलीवर कर चुकी है 2448 बसेस, साथ में 51 इलेक्ट्रिकल टिपर, और ये कवर करता है 30 करोड़ किलोमीटर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री। ये सर्व करते हैं स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स बॉडीज को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपनी की और इस पर्टिकुलर सेगमेंट की ग्रोथ में। ऑपरेशनल मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो ई व्हीकल सेल्स इनकी 753 इन 9 मंथ FY25
जो कि लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 422 थी 9 मंथ में FY24 में। तो ये तो था इनका ई व्हीकल का बिजनेस। अगर इनका सेकंड बिजनेस जो इंसुलेटर डिवीजन का है, अगर उसकी बात करें तो 9% का बिजनेस आता है 9 मंथ FY25 के हिसाब से। कंपनी ये लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चर और कंपोजिट इंसुलेटर बनाती है जो कि यूज़ किए जाते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में। और कंपनी के पास छोटा मार्केट है यूएसए के अंदर, अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर। उनका टारगेट है कि इसको ये एक्सपेंड करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि देखो बिजनेस कम है तो फ्यूचर में बंद करने वाले हैं, ये इसको भी एक्सपेंड करने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट में और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इट सर्व्स पब्लिक एंड प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अक्रॉस इंडिया, द यूएस, नाइजीरिया, मोजाम्बिया, केन्या एंड जाम्बिया। तो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इंसुलेटर सेगमेंट के अंदर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली है। उसके बाद मैं बताता हूं इनकी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जिसने इस कंपनी की डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज किया था। मतलब ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक ने एंटर हुई थी, मीन जब ये ई बस के सेगमेंट में एंटर हुई थी 2016 में, तो इन्होंने टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की थी BYD ऑटो इंडस्ट्री को लिमिटेड के साथ। और दोस्तों BYD ऑटो को शायद आप जानते होंगे, चाइनीज बेस्ड कंपनी है और काफ़ी बड़ा बिजनेस है इनका चाइना के अंदर और वर्ल्ड वाइड काफ़ी बड़ा बिजनेस ये होल्ड करते हैं। और इनकी खासियत ही ये है कि ये लोग ई व्हीकल के सेगमेंट में बिजनेस करते हैं, जैसे कि ई बसेज हो गई, ई कार हो गई, और उसमें मार्केट लीडर हैं। और उनके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है। और इनकी ये पार्टनरशिप आगे चल के 31 दिसंबर 2030 तक कंटिन्यू रहने वाली है। उसके बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आगे इस पार्टनरशिप को और कंटिन्यू करने वाले हैं या फिर यहाँ पर ये डील क्लोज हो जाएगी। और अगर मैं इनके ऑर्डर बुक की बात करूं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कंपनी के पास 9400 करोड़ की ऑर्डर बुक तो अभी भी बनी हुई है। 9400 करोड़ की ऑर्डर बुक, समझ रहे हो, इतना कंपनी का मार्केट कैप है करंट कंडीशन पर। तो आगे बिजनेस की इनको इतनी स्ट्रेस नहीं है क्योंकि कंपनी का काम अच्छा है, जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो डिमांडिंग सेगमेंट है, गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो कंपनी के पास अच्छा खासा ऑर्डर बुक बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर रोड मैप की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के ग्रोथ होने के लिए। तो अगर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की बात करें तो कंपनी ने एक्वायर किया है 150 एकर्स का लैंड फ्रॉम तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। तो अब ये लैंड क्यों एक्वायर किया है? क्योंकि अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ में स्टेबलाइज किया इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब अपने सेगमेंट को और तेजी से इंक्रीज करना चाहते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कमेंस्ड पार्सल ऑपरेशन विद द 2500 यूनिट्स पर शिफ्ट विद एन इनिशियल कैपेसिटी, जो कि बाद में 5000 EV पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं और इसको स्केल अप करने वाले हैं 10,000 EVs पर ईयर। मतलब विजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। इसके बाद इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द CESL टेंडर्स, रीइंफोर्सिंग प्रेजेंस इन द लार्ज स्केल ई बस प्रिक्योरमेंट प्रोग्राम। तो अगर बड़े ऑर्डर मिलेंगे तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेबलाइज करने वाले हैं ये इसको स्केल अप भी कर पाएंगे। और उसके साथ में टेक्नोलॉजी मीन्स इंट्रोड्यूस ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड एनहांसिंग एफिशिएंसी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इनके पर्टिकुलर बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सारी चीज़ें मिलकर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को फ्यूचर में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के नंबर्स की। तो मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास 8,417 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1,000 के आसपास चल रहा है। इन्होंने लो बनाया था 867 का, कुछ दिन पहले ही बनाया था और वहाँ से रिकवरी करके 1100 तक भी आए थे। स्टॉक का पी ओनली 58.9 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, यही कंपनी 80-90 के पी के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो समय समय की बात है, कभी कभी स्टॉक्स ऊपर मिलते हैं उस टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल लगते हैं और जब स्टॉक नीचे आ जाते हैं उस टाइम ऐसा लगता है कि स्टॉक अभी और गिरने दो, अभी थोड़ा महंगा दिख रहा है। लेकिन एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी स्टॉक को आप यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं। आपको यहाँ पर भी खरीदना होगा, यहाँ पर भी खरीदना होगा, फिर यहाँ पर खरीदना होगा, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं तो। क्योंकि जो चीज़ आपने अगर यहाँ पर सोचा कि ये इसका डिप है तो यहाँ से स्टॉक यहाँ भी आ सकता है और एक नया डिप बन सकता है। इसके लिए अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आप कहीं ना कहीं उसके एवरेज प्राइस पर पहुंच सकें। तो अब चलो नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर
आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 में कंपनी ने 664 करोड़ की सेल्स की है, 14% का ओपीएम है और 47 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2024 में भी इन्होंने 47 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट किया था। तो प्रॉफिट में इतनी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज को आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखेंगे तो बहुत ही शानदार नंबर देखने के लिए मिलेंगे। कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज होती हुई दिख रही है, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। देख सकते हैं आप कि मार्च 2024 में 1154 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 2025 में 1800 करोड़ की सेल्स है। तो जो नंबर है ना वो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ही थोड़े अच्छे देखने को समझ में आते हैं कि भाई इस ईयर मार्च 2025 में इतने नंबर आए, मार्च 2026 में कितने अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर देखेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएगा कि कंपनी सच में ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न का। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, यहाँ पर भी 50% की होल्डिंग थी, मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कंसिस्टेंसी बनाई हुई है। एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 6.90% की होल्डिंग है, सितंबर 2025 में ये 7% की होल्डिंग थी, मतलब थोड़ी सी कम हुई है। डीआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो 0.82% की है और पब्लिक की होल्डिंग 42.28% की है। तो यहाँ पर इतना बड़ा कुछ मतलब कुछ अलग सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि मतलब कुछ बड़ा चेंज दिखा है, लेकिन एक चीज़ में चेंज है। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर आप देखिएगा। किसी भी स्टॉक्स में जरूर देखा करो कि भाई नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कैसे हैं, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं या फिर वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ मार्च 2025 में 5,24,783 शेयर होल्डर्स थे, जो कि आगे घटते हुए दिखे थोड़े, उसके बाद और घटते हुए दिखे और दिसंबर 2025 में 4,53,000 शेयर होल्डर्स हैं। और ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर श्रिंक हो रहे हैं तो मतलब कोई भी ना कोई बड़ा बंदा, एक सिंगल बॉडी इसके अंदर एंटर हो रही है, धीरे धीरे से वो स्टॉक्स को अपने पास ले रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसको भी आप ज़रूर नोट कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्टॉक एनालाइज करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं कि स्टॉक पॉजिटिव वे में है, कितना पोटेंशियल है, काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा लगता है। अगर इसमें आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई एक दूसरे से ही सीखेंगे तभी चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, सब लोग अपने हिसाब से ही चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क की। देखो सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो रिस्क मुझको लगता है वो है गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। दोस्तों कंपनी के पास प्राइवेट ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी चीज़ों में अच्छी भी होती है बहुत, और काफ़ी बार ये थोड़ा बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट की साइड से, और ये किसी भी टाइप का स्लो डाउन कंपनी के लिए, मीन्स पॉलिसी में चेंजेस हुआ, कुछ स्लो डाउन हुआ या फिर कोई टेंडर कैंसिल हुआ, ये कंपनी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो सेकंड नंबर पर आता है इनका एग्जीक्यूशन रिस्क। मीन्स आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिले, लेकिन आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करके भी देने हैं विद इन अ टाइम फ्रेम। तो कंपनी के पास लार्ज ऑर्डर बुक है, लेकिन टाइमली एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अभी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो स्टार्टअप मोड में है और वो फ्यूचर में एक्सपेंड हो रही हैं। तो अगर वो आपने टाइमली डिलीवर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा इनके रिवेन्यू को शो करने के लिए। और थर्ड नंबर पर आता है इनका प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर। While revenue is growing strongly, profit growth is not keeping the same pace due to rising cost and मार्जिन प्रेशर। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो 14% का ओपीएम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से इसकी कॉस्ट में इम्पैक्ट दिखता है, जैसे कि अभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं, वो इनकी कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। वो तो आगे देखने में पता चलेगा कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। उसके साथ में आता है इंटेंस कंपटीशन, और ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर मैंने काफ़ी देखे हैं भाई, छोटी मछलियों को खा जाते हैं। इनकी BYD के साथ डील है 2030 तक, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी चीज़ों में इनको सपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन देखा जाए तो इनकी डायरेक्ट टक्कर मार्केट लीडर से है, जो कि टाटा मोटर, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है। ये सारी गाड़ियाँ ऐसी कंपनी जो कि मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ डायरेक्ट इनका टक्कर है। तो अगर ये उसको बीट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन ये एक तरीके से बहुत बड़ा चैलेंज होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का। अगर आपका कोई भी विचार है या कोई भी आपका थॉट है जो आप इसके बारे में कहना चाहते हैं या आपकी कोई भी नॉलेज है वो शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी और स्टॉक के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो उसका भी नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।